नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, किस शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने 2 एस्टेरॉइड्स खोजे हैं? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। ठीक है, तो आप बदलाव देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के, है ना, वो बच्चे क्या खोज रहे हैं? एस्टेरॉइड्स खोज रहे हैं। और ये एस्टेरॉइड आपका जिम वगैरह वाला एस्टेरॉइड नहीं है जो बॉडी बनाने के लिए लिए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड है आपका स्पेस के। ठीक है, एक्चुअल में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था नासा से संबंधित संस्था द्वारा भारत में। ठीक है, जिसके तहत जो स्कूली बच्चे हैं उनको क्या करना था, रिसर्च करना था स्पेस के उसमें, और उनको कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराए गए थे जिनके माध्यम से उनको विभिन्न क्षुब्ध ग्रह, एस्टेरॉइड्स, है ना, और जो भी ग्रह वगैरह हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो खोजने थे। तो इसमें बिलासपुर के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने कमाल कर दिया और इन्होंने 2 एस्टेरॉइड्स खोज निकाले हमारे सौरमंडल में। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और उत्कृष्ट उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में लगातार परिवर्तन आ रहा है और जो स्कूली बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। अगर किसी भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए, तो वहाँ सुविधाएं उपलब्ध की जाए, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, उत्कृष्ट मार्गदर्शक अगर उपलब्ध हो जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आती दिखेगी। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, तो वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ अभी हाल ही में इंडिया का मैच हुआ, है ना। और वहाँ पे क्या किया गया, आपने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस समय इंडिया का प्रदर्शन जबरदस्त चल रहा है। आप देखेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम में जो अभी हाल ही में मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ, सॉरी, श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ था, तो भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया श्रीलंका के साथ और करीब 302 रन से पराजित किए। मेरे को लगता है अभी तक वर्ल्ड कप के जो भी 2023 है उसमें सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और सचिन तेंदुलकर और मुथैया मुरलीधरन दोनों उस मैदान में मौजूद थे और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, यानी पिछला मैच अभी पाकिस्तान और कह सकते हैं न्यूजीलैंड का हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने 402 रन का लक्ष्य रखा था और पाकिस्तान ने भी वो मैच जीत लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो वर्ल्ड कप है उसमें एक अनिश्चितता है ना। 402 रन का स्कोर भी चेस किया जा सकता है, इस टाइप का खेल सभी टीमें दिखा रही हैं, है ना। भारतीय टीम अपने सात के सात मैच जीत कर सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है, इसको भी याद रखिएगा। सेकंड टीम अगर कोई एंट्री करने की बनेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है या साउथ अफ्रीका भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के स्कोर टाई हैं। तो इनमें अभी फैसला होगा कि चौथी टीम कौन बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही जवाब है 37% हो गई है। ठीक है, तो देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। 2000 अगर 18 के आंकड़े देखा जाए तो इसमें 23% था, जिससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और 37% अब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है, इससे समझ में आता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका दूसरा आधार स्तंभ महिलाएं बन रही है ना। और कार्यबल में अगर महिलाओं की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी ही तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि सामान्यतः महिलाएं घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, जो यानी हाउस वाइफ होती हैं, जो कि एक तरीके से कहते हैं अप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स में गिना जाता है। हालांकि अगर आप महिलाओं को बाहर भेजेंगे काम करने के लिए, तो आप घर में जो भी मेड वगैरह रखेंगे उसको आप पेड ही करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी
आपको ये याद रखना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से निश्चित तौर पे कार्य बल और देश की प्रगति में योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये जो छठा संस्करण था इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का, और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, और ये 2 से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसका जो उद्देश्य या वाक्य जो रखा गया था, विषय वाक्य, तो उसमें लिखा गया हुआ था कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सरकार का जो दबाव है वो सबसे पहले ये है कि आप घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करें, और जब घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो आप जो वैश्विक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने की ओर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें राजनाथ सिंह का आना एक तरीके से ये भी दिखाता है कि भारत सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, यानी जो रक्षात्मक क्षेत्र में जो हमारी उत्पादन कार्य हैं उसको बहुत ज़्यादा बल देना चाहती है। और डिफेंस के क्षेत्र में जैसे कि अभी ड्रोन चल रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में बाकी सारे चीज़ें का आयोजन हो रहा है ना, जैसे कि बंदूकें हो गया, जैसे कि अपना आर्टिलरीज हो गई, तोप हो गया, है ना, बहुत सारे रक्षात्मक व्हीकल आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल हो गए, आपका एयरक्राफ्ट हो गए, लड़ाकू विमान हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ों में जो देश है वो आत्मनिर्भर बने, ये तो है ही, खुद उत्पादन करे, और साथ ही साथ विदेशों की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने का कार्य करे। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ, छठा संस्करण था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिंकोमाली में एसबीआई की ब्रांच का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस देश में है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका में त्रिंकोमाली में एसबीआई ब्रांच की हाल ही में उद्घाटन किया गया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एसबीआई की ब्रांच विदेशों में भी ओपन हो रही है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें भी एसबीआई लगातार अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहा है। ठीक है, एसबीआई का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना हुई थी 1921 में, और 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी मिला लिया जाए तो भी ये सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसकी यानी जो बिग बुक ऑफ अकाउंट है उसका आकार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद अगर निजी बैंक में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तीसरे नंबर पे इस समय आईसीआईसीआई बैंक अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो किसी भी देश का जो बैंकिंग सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालता है। ठीक है, तो त्रिंकोमाली जो कि श्रीलंका में है वहाँ पे एसबीआई ने अपनी ब्रांच खोली है। इससे पहले हमने बहुत से अन्य देशों में भी अपनी ब्रांच खोली है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी यूएई, या ऑप्शन डी यूएसएसआर। ठीक है, तो एआई सेफ्टी समिट मुख्यतः ये एआई से संबंधित जो समस्याएं हैं, है ना, जो कह सकते हैं चिंताएं हैं कि एआई कहीं दुनिया को रूल न करने लगे और कहीं इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा ना बन जाए, या एआई के माध्यम से विभिन्न जो क्राइम हो रहे हैं, लोगों की फ़ोटो बना दी जा रही है ना, फॉल्स फ़ोटो, और स्माइल कर रहे हैं तो उनको रोता हुआ, या रो रहे हैं तो स्माइल करता हुआ दिखा दिया जाता है। ठीक है, और जो पोर्नोग्राफी चल रही है एआई के माध्यम से, और विभिन्न क्राइम जो किए जा रहे हैं डाटा के माध्यम से, तो उसकी सेफ्टी के लिए जो समिट की गई उसमें 28 देशों में भाग लिया था। तो आपको यही बताना है कि सेफ्टी समिट जो कि पहली बार हुआ ये कहाँ आयोजित हुआ, पहला समिट ऐसा आयोजित हुआ ये किस देश में आयोजित हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था यूनेस्को ने किस शहर को साहित्य के शहर की मान्यता दी है?
तो इसका सही जवाब है कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड को मान्यता दी है, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध शहर है, और इसको साहित्य के शहर की मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी गई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ग्वालियर के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि ग्वालियर को संगीत के शहर की मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी गई है। तो ग्वालियर और कोझिकोड, ये दोनों ही शहरों को आप याद रखिएगा। ये आपको CGPSC सहित देश के विभिन्न एग्जामों में ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा मान्यता देना एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव आयोग कौन सा ऐप लागू किया है? तो इसका सही जवाब है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप को याद रखना है। ठीक है, वोटर हेल्पलाइन जो है, ये जो ऐप है, इसके माध्यम से आपका वोटर आईडी और जो बाकी समस्याएं हैं, नाम जोड़ना काटना, ये सारी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गरुदा और BLO ऐप टोटली BLO लोगों के लिए था, है ना। और सी विजिल ऐप जो है वो नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया ऐप है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा के चुनाव होंगे? तो इसका सही जवाब है 90 विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 90 ही सीटें हैं, सभी के चुनाव होते हैं, तो 90 विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले ये कन्फ्यूजन होता था कि 91 सीटें हैं कि 90 सीटें हैं, है ना, क्योंकि पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी था। लेकिन वर्तमान में 90 सीटें हैं और 90 में चुनाव होगा। एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता थी पहले, है ना, एक सीट हुआ करती थी, वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि सरकार ने संशोधन के द्वारा उसको, उसके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं था। हमेशा बढ़ा दिया करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो चुनाव हैं ये 2 चरणों में हो रहे हैं। 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 17 नवंबर को भी वोटिंग होगी। तो जो हमारे मेनली नक्सल इलाके हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, जो थोड़े से अशांत हैं इलाके, वहाँ पे 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। और अदर जो छत्तीसगढ़ के बाकी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे 17 नवंबर को चुनाव होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। तो ये भी आपको याद रखना है कि रॉबर्ट फिको कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया। अब आपको ये याद रखना है कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्लोवाकिया जो है, इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है किस देश से अलग होकर बना। तो ये चिकोस्लोवाकिया से अलग होकर बना। ठीक है, तो चिकोस्लोवाकिया से अलग होके कौन सा देश बना? आपका स्लोवाकिया देश, जिसके प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में रॉबर्ट फिको बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये यूरोपीय देश है और यूरो मुद्रा यहाँ पे अपनाई गई है। ठीक है, तो यूरोपीय देश है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है, और यहाँ पे यानी यूरो जोन का ये सदस्य है, तो यूरो मुद्रा यहाँ पे अपनाई गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फैक्ट इस देश के बारे में आपको पता चल गए हैं और कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया होगा। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली इसका सही जवाब है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पे 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस के आयोजन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन काट के ये आसानी से आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़ के डाले हुए हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स कहाँ का है? आपका भारत का है। कुछ दिनों से लगातार बहुत खोजने के बावजूद छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का मेन अपन क्वेश्चंस डालते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो फिर वीडियो बनाने का औचित्य समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि
छत्तीसगढ़ के नाम से अगर वीडियो बने और उसमें केवल नेशनल करंट अफेयर्स रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन गोवा में किया है। ठीक है, तो गोवा में हो रहा है, ये याद रखना है आपको। कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल है? 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है जिसका उद्घाटन किया गया है। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय खेल होने वाला था, अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। तो एक आध मेजबानी छत्तीसगढ़ भी अगर करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, और 36वां जो राष्ट्रीय खेल इससे पहले हुआ था वो आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है कि आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। ठीक है, गुजरात में स्थित है अहमदाबाद, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है राजकुमार राव। राजकुमार राव जो कि एक उत्कृष्ट अभिनेता हैं, इन्हें चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, और इनके माध्यम से जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि राजकुमार राव को क्या घोषित किया गया है? नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर मुंबई है। ठीक है, अब मुंबई को आपको याद रखना है कि IQ के एयर के अनुसार क्या है? ये सब भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व में इसका स्थान अगर देखा जाए तो दूसरा है। कौन से नंबर का है? सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर बीजिंग का है ना। सबसे खराब एयर क्वालिटी कहाँ की है? बीजिंग की है। भारत में दूसरे स्थान पे कौन है? तो दिल्ली भारत में दूसरे स्थान पर है। मुंबई सबसे ज़्यादा प्रदूषित है इस समय, उसके बाद दिल्ली है। अब आप अगर पहले के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग देखेंगे तो दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों में आ जाता था। ठीक है, लेकिन इस समय दिल्ली का स्थान काफ़ी नीचे आ गया है ना, और ये भारत में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से दिल्ली में EV पॉलिसी को अपनाया गया है, CNG को अपनाया गया है, मेट्रो रेल की सुविधा जिस तरीके से वहाँ विस्तारित की गई है, इन सब का दीर्घकालिक इफेक्ट अब दिखना शुरू हुआ है और लगातार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। भविष्य में आपको दिल्ली और भी नीचे आते दिखेगा और इसका कारण होगा सरकार की नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ, जिसमें हम EV को बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब जितने कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसको भी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से चलाया जाएगा। इसी दिशा में अब मुंबई भी काम करता दिख रहा है, नहीं महाराष्ट्र भी काम करता दिख रहा है। बाकी राज्यों को भी अपने यहाँ भले उनकी एयर साफ हो, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि वो पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दें और EV को अपनाएं। EV को मतलब राज्य की पॉलिसी के रूप में अपनाएं, है ना। जो भी बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपलसरी करें। एक टारगेट दे दें बस वालों को कि आपको कम से कम 2030-2035 तक सारी बसों को अब EV कर लेना है। या जो ट्रक हैं, बड़े हैवी ट्रक हैं, उनको भी EV से चलने वाली ट्रकों को अपनाना है। ठीक है, उसी के तहत जो EV कार्स हैं या EV गाड़ियां हैं उसमें बैटरी के स्वैप का अगर वो ले आते हैं, विकल्प ले आते हैं, जिसमें आपको बैटरी, कॉमन तरीके की बैटरी सभी गाड़ियों में लगे और जैसे पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भरवाते हैं वैसे बैटरी को वहाँ पे स्वैप कर लिया जाए किसी सेंटर में और दूसरी बैटरी लगा दी जाए चार्ज और उस बैटरी को निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें वर्क करने लगती हैं तो निश्चित तौर पे EV बहुत तेज़ी से विस्तारित होगी और कह सकते हैं कि जो रेंज की समस्या है अभी, है ना, वो ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि IQ एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। बिशन सिंह बेदी जो हैं वो फेमस क्रिकेटर थे, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको याद रखना है कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। बिशन सिंह बेदी का नाम आपने अक्सर सुना होगा कमेंट्री में, है ना। ये काफ़ी